प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। आई होप बच्चों टेस्ट नंबर 5 ऑनलाइन, टेस्ट नंबर 3 ऑफलाइन दोनों कॉमन था। आप लोगों ने इस टेस्ट को बहुत सीरियसली दिया होगा और आपके रिजल्ट अच्छे आए होंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। इस टेस्ट को बच्चों एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन को, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिखाइए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अ चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉल स्फीयर्स। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम लोग करने जा रहे हैं, सोल्यूशन पार्ट। यहाँ पर बच्चों चार्ज Q, किसी बॉडी पे चार्ज Q रहा होगा। सपोज करिए ये बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज Q है। करें ये दो छोटे छोटे स्फीयर्स में डिवाइड किया गया। एक छोटा सा स्फीयर, स्मॉल स्फीयर इज लोकेटेड ओवर हियर एंड अनदर इज हियर। यहाँ पे बच्चों छोटे छोटे स्फीयर्स में इसको डिवाइड किया गया, तो जो चार्ज इसके ऊपर था व्हाटएवर, ये चार्ज बच्चों दो हिस्सों में बट जाएगा। इसके पास मान लिया चार्ज हमारे पास आ गया Q1 और इसके पास चार्ज Q वैल्यू बच्चों क्या हो गया Q2। इनको किसी डिस्टेंस पे रख दिया गया और इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया स्मॉल आर, कैपिटल आर दिया गया है। दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर। ओके, हमसे कहा गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच मैक्सिमम कब होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मान लो इसके ऊपर 10 कूलम का चार्ज रहा हो, सपोज समझने के लिए। यहाँ पर अगर 1 कूलम होगा तो यहाँ 9 कूलम होगा, यहाँ 2 कूलम होगा तो यहाँ 8 कूलम होगा, यहाँ 3 कूलम होगा तो यहाँ 7 कूलम होगा। यही वाला चार्ज तो दो भागों में डिवाइड हुआ है। तो बच्चों ऐसे केस में जो नेचर चार्ज का यहाँ होगा वही नेचर यहाँ होगा। डेफिनेटली इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा होगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू बच्चों यहाँ के लिए होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर इन दोनों के बीच का सेपरेशन है बच्चों, आर का स्क्वायर हो गया ऐसे। सवाल है ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा। ये फोर्स बच्चों मैक्सिमम तब होगा जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम आए। डिस्टेंस तो इनके बीच का फिक्स है व्हाटएवर। अब यहाँ पर बच्चों हम चार्ज Q को कैसे डिवाइड करें दो पार्ट में कि इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए। बच्चों ये एक सत्य है, एक ट्रुथ है कि अगर किसी नंबर को उसके दो इक्वल पार्ट में बांट दिया जाए तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो मैक्सिमम आता है। इसका मतलब अगर मैक्सिमम फोर्स हमें पाना है तो Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू दोनों इक्वल लेनी होगी, और कितने के बराबर, जो हमारा ओवरऑल चार्ज था उसके हाफ के बराबर। यानी कि इस चार्ज को अगर दो बराबर पार्ट में हम यहाँ पर बच्चों बांट देते हैं, दो बराबर पार्ट में दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लगेगा वो मैक्सिमम होगा। That means we can write here this value in this particular equation and the result will be like this: 1/4 pi epsilon naught Q by 2 multiplied by Q by 2 divided by R square. That is quite simple to say now. If this whole much value can be written here capital K. शॉर्ट में समय बचाने के लिए बच्चों हम लोग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जा 4, नीचे आ जाएगा R स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा बच्चों। और अगर इस आंसर को मैं यहाँ ऑप्शन से टैली कराऊं तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो जा रहा है दिस इज ऑप्शन बी। यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट सिलेक्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके बच्चों, this is the solution for the question number 1. Now let's enjoy question number next. We have question number 2. Question number 2 बच्चों हमसे बोल रहा है, a charge 2Q and -Q are placed as shown in figure. यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में दो चार्जेस ऐसे दिखाए गए हैं, डायग्राम बना के दिखाया गया है। एक चार्ज कोई सा है, एक बॉडी, इसके ऊपर चार्ज -Q है, और अगला कोई बॉडी है बच्चों, इसके ऊपर कोई चार्ज है यहाँ पे, दिस चार्ज इज +2Q, यहाँ पर +2Q चार्ज है। ओके, हमसे कहा गया है कि पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 विल बी। मेरे प्यारे बच्चों याद करिए, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। उसमें दो पॉइंट मैंने बताए थे, दो खास बातें बताई थी। पहला सिचुएशन ये था
कि जब दोनों चार्ज का नेचर सेम हो, दो चार्ज का सिस्टम हो और दोनों चार्ज का नेचर सेम हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर इनके बीच में कहीं पे मिल रहा था। याद होगा आपको, पूरा एनालिसिस करके मैंने समझाया था वहां। लेकिन अगर दोनों चार्जेस का नेचर अपोजिट हो, मतलब कोई एक पॉजिटिव हो तो कोई अगला निगेटिव हो, तो ऐसे केस में न्यूट्रल पॉइंट जो हमारे पास हुआ करता था वो बच्चों दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पे मिल रहा था, लेकिन कहां मिल रहा था, उनके बीच में नहीं मिल रहा था बल्कि उनसे बाहर कहीं मिल रहा था, मतलब इधर पॉसिबल था या इधर। फिर उसमें मैंने बताया था बच्चों बीच में तो कहीं नहीं मिलेगा, यहां कहीं मिलने की पॉसिबिलिटी है या यहां कहीं। लेकिन फिर उसमें मैंने आपको एक क्लू बताया था कि जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, पॉजिटिव निगेटिव नहीं, जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उधर ही बच्चों न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। तो अगर -q और +2q का मैग्नीट्यूड चेक करें तो यहाँ q आ गया, यहाँ 2q आ गया, कम मैग्नीट्यूड ये हुआ। तो बच्चों यहाँ न्यूट्रल पॉइंट इधर कहीं यहाँ कहीं हमें मिलने की उम्मीद है, यहाँ कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, मतलब -q के लेफ्ट में। ओके, तो ऑप्शन को चेक करिए, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला कह रहा है समवेयर बिटवीन -q एंड +2q, कह रहा इसके बीच में कहीं पर, नहीं सर, दिस इज रॉन्ग। दूसरा बोल रहा है समवेयर ऑन द लेफ्ट ऑफ -q के लेफ्ट में कहीं पर, यस, दिस इज द करेक्ट चॉइस। सी में बोला गया समवेयर ऑन द राइट ऑफ +2q, इसके राइट में कहीं पर, नहीं सर, यहां नहीं पॉसिबल है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ओके, और डी में बोला गया समवेयर ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, कर बाइसेक्टर पर एक कोई लाइन खींचिए बाइसेक्टर वाली परपेंडिकुलर, उसके ऊपर, नहीं सर, यहां भी न्यूट्रल पॉइंट बाइसेक्टर पे नहीं मिलता है। अगर इसके अलावा और कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलता है तो याद करिए मैंने कहां बताया है, वो पॉइंट होगा इनफाइनाइट पे, जहां इन चार्जेस का पूरा इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, एकदम से खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां के लिए सोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है बहुत ज्यादा, यहां के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन, भी है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों कहा गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज मैक्सिमम एट। बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इट मीन्स वो कौन सा स्फीयर होगा, नॉन मेटेलिक होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज की बात किया है, इसका मतलब हर जगह चार्ज होगा, और ये बच्चों सॉलिड नॉन मेटेलिक का केस हो रहा होगा। तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम लोग कर रहे हैं, ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चों चार्ज नॉन मेटेलिक स्फीयर होगा तभी हर पॉइंट पे चार्ज पहुंच पाएगा। यहाँ पर सॉलिड स्फीयर नॉन मेटेलिक वाला केस हम मान के चलेंगे। बेटा आपको पता हो तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर यहाँ कहीं पे होता है तो वो सरफेस पे होता है। इसके लिए अगर हम एक ग्राफ बनाने जाएं, बेटा ये चार्ज सरफेस सही हर जगह पर होता है, और इसके लिए ग्राफ अगर बनाएं तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच में। बच्चों पहले ग्राफ लीनियरली आगे बढ़ता है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यानी सरफेस पर पहुंचकर मैक्सिमम लेवल अटेंड कर लेता है, एंड देन उसके बाद बच्चों ये लीनियरली इस तरह से, लीनियरली नहीं माफ करिएगा बच्चों, ये हाइपरबोलिक ढंग से डिक्रीज करता है। यहाँ से यहाँ तक की प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r होता है, सरफेस पर पहुंचकर मैंने बताया था मैक्सिमम हो जाता है, एंड देन दिस विल डिक्रीज एज पर द रिलेशन ऑफ दिस। ओके, यहाँ पर इस तरह का परिवर्तन होता। तो इस क्वेश्चन में मात्र इतना पूछा गया है कि चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मैक्सिमम होगा। बच्चों हमारा करेक्ट चॉइस होगा सरफेस पर, जहां स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगी। तो करेक्ट चॉइस इसके हिसाब से हमारे पास बच्चों जो होगा एट सेंटर, मींस ऑप्शन सी यहां के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे ऑप्शन सी। ओके, this is the solution for the question number 3. Now let's enjoy question number next. We have question number 4. Question number 4 में बच्चों कहा गया है a charged particle of mass m and charge q initially at rest is released in an electric field of magnitude E. Okay, its kinetic energy after time t will be.
बच्चों हालांकि मैं बता चुका हूं पढ़ाते समय, इस तरह के कई क्वेश्चन करा चुके हैं हम, इस तरह का सिचुएशन हम आपको बता चुके हैं, लेकिन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाई कर रहा हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नेचर का है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सवाल के अंदर दिया गया है ई। करा इसके अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैं रिलीज कर दूं, रिलीज करने का मतलब उसको कोई स्पीड नहीं दी गई है, उसको स्पीड कितनी दी गई है, 0। जैसे ही बच्चों इस चार्ज पार्टिकल को, जो कि यहाँ पर प्लस क्यू है, बच्चों हम छोड़ेंगे, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्यू दिया है तो प्लस क्यू ही मान के चलेंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों इसको खींचना शुरू कर देगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो बच्चों फोर्स के कारण ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। टी टाइम के बाद, टी इक्वल टू 0 पर सिचुएशन ये था, टी इक्वल टू टी पर सिचुएशन बदल जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो पहले 0 हुआ करता था, कोई अब नई वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू अटेंड कर लेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के अंदर काइनेटिक एनर्जी की जो फाइनल वैल्यू मेरे पास होगा वो होगा हाफ mv²। इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे v की आवश्यकता होगी कि भाई t टाइम बाद कितनी वेलोसिटी अटेंड हो गई है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 2 पॉइंट हमारे पास हैं, पॉइंट ए से बी के बीच में हम गैलीलियो जी का इक्वेशन लगाएंगे। मानिए गैलीलियो जी के इक्वेशन को अगर हम यहाँ लगाएं तो हम कहेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशन 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, v दैट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ चार्ज बॉडी एट पॉइंट बी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 0। ये न्यूटन जी के अनुसार F इक्वल टू m, ये न्यूटन सेकेंड लॉ का मॉडिफाइड वर्जन जो आपके सामने मैंने रखा है। और ये जो फोर्स है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देखा जाए तो Q इंटू ई के बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ के अंदर बेटा ये की वैल्यू मेरे पास हो जाएगा Q E बाई एम। इस ये की वैल्यू अगर यहाँ लाके मैं फीड कर दूं तो देखते हैं क्या मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये के जगह पर हो जाएगा Q E बाई एम मल्टीप्लाइड बाई टी। यहाँ v की वैल्यू फाइनल स्पीड दैट विल बी एट पॉइंट बी, दिस स्पीड विल बी हियर QET by m. Now our next target is to calculate kinetic energy. Kinetic energy that can be given here half times of m into v square, and v is here. This value can be put over here for getting the value of kinetic energy. We will have QET divided by m whole square. Okay, चलिए सॉल्व कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगा बेटा Q स्क्वायर E स्क्वायर T स्क्वायर, नीचे m स्क्वायर आएगा और यहाँ का एक m यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच्चों नीचे केवल m बचेगा और 2 ऑलरेडी है। यहाँ के अंदर मेरे पास आ जाएगा 2m। ये होगा कैलकुलेशन करने के बाद काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू आफ्टर टाइम t। तो अगर ऑप्शन में जाके इसको सर्च करते हैं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है बच्चों, यहाँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट मैचिंग। ऑप्शन डी यहाँ के लिए बच्चों हमारा करेक्ट मैचिंग होगा, करेक्ट सिलेक्शन होगा। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों, कह रहा अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर हैज चार्ज प्लस 3q concentric with this sphere is a conducting spherical shell having charge minus q। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, मैं छोटा सा यहाँ बना रहा हूँ, इसका रेडियस चलो कुछ रहा होगा। ओके, यहाँ पे कहा गया कि इसके ऊपर जो चार्ज है, इसके ऊपर बच्चों जो चार्ज है दैट इज प्लस 3q। 3q का मतलब प्लस 3q और प्लस 3q दिया भी है। ओके, प्लस 3q। जो भी मेटेलिक स्फीयर को हम चार्ज देंगे बच्चों, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ये चार्ज केवल और केवल इसके सरफेस पे जाएगा। तो यहाँ प्लस 3q जो हमने दिया वो इसके पूरे सरफेस पर जा करके भर गया होगा, सरफेस के अंदर ये नहीं जा पाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का केस यहाँ बनता है बच्चों। इसको घेरता हुआ वो कह रहा है एक स्फेरिकल सेल है, एक स्फेरिकल सेल है, एक आवरण है, एक घेरा है ऐसे। और उसके बारे में कुछ और पॉइंट्स वो लिख रहे हैं। द रेडियस ऑफ द स्फीयर
इज ये जो स्फीयर है अंदर वाला, इसका रेडियस बच्चों बताया गया है, ये है। आगे वो बोल रहा है एंड दैट ऑफ स्फेरिकल सेल इज बी, स्फेरिकल सेल का रेडियस यहाँ के अंदर क्या है, बी। स्फेरिकल सेल को एक हालो स्फीयर की तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, जहाँ ब्रैकेट में लिखा स्मॉल आर जो है वो ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, मतलब यहाँ कहीं एन्युलर रीजन की बात हो रही है। बी, ये बी है, माफ करिएगा, बी से छोटा लेकिन ये से बड़ा, मतलब ये वाले रीजन की बात हो रही है, जहाँ खाली जगह है वहाँ की बात हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, कहीं भी मैं यहाँ पर जगह ले लेता हूँ, यहाँ पर ये दूरी हमारे पास क्या है, स्मॉल आर। स्मॉल आर जो है वो ए से ज़्यादा है लेकिन बी से कम है। यहाँ पर बच्चों जो हमारा आउटर सेल है उसके ऊपर चार्ज की जो बात इन्होंने कही है वो कहा माइनस क्यू, चार्ज की बात माइनस क्यू। अब बच्चों इसके ऊपर जो भी चार्ज रहेगा माइनस क्यू, ये गिवन चार्ज है ना कि इंड्यूस हुआ है, तो चार्ज माइनस क्यू जब इसके ऊपर है तो ये माइनस क्यू चार्ज इसके आउटर सरफेस पे लाई करेगा। अब देखिए यहाँ ये प्लस क्यू इसके ऊपर चार्ज को इंड्यूस कराएगा, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू। हालांकि उसकी यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि नेट इंड्यूस चार्ज की वैल्यू 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ जितना निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव भी इंड्यूस होगा आउटर सरफेस पर, तो नेट इंड्यूस चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब सवाल उठा यहाँ पर क्या कहानी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, इस स्फेरिकल सेल की वजह से इसके अंदर हर पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 होगी। मैंने बताया है कोई स्फेरिकल बॉडी हो और वो सेल के रूप में हो, मतलब हालो हो, मेटेलिक हो या ना हो, बशर्ते हालो हो, तो उसके अंदर बच्चों हर जगह इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऐसे केस में बच्चों, और ये हमारे पास मेटेलिक है, इसके अंदर हर जगह इंटेंसिटी 0 होगी लेकिन इसके बाहर तो इंटेंसिटी होगी। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा दैट विल बी ड्यू टू इनर स्फीयर। यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा वो आउटर स्फीयर की वजह से नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा दैट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ द इनर स्फीयर विच है चार्ज इक्वल टू +3q एंड रेडियस इक्वल टू ये। वी हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इनर सेल। दिस स्मॉल r is given here and the intensity will be basically फार्मूला वाइज बच्चों ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा 3q, इसके ऊपर चार्ज 3q है, डिवाइडेड बाई r²। तो यहाँ के लिए करेक्ट आंसर हमारे पास होगा, ऑप्शन में अगर जाके इसको खोजें तो करेक्ट चॉइस हमारे पास बच्चों होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों कहा गया है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर 2 प्लेटें दी गई हैं। फर्स्ट प्लेट इज हियर एंड सेकेंड प्लेट इज हियर। बच्चों प्लेट ऐसे होगा ना, ऐसे दिखाने पे तो आप केवल इसका ये वाला पार्ट देख पाते हो, यहाँ पर 2D में आप इसको देख रहे हो, इसको प्लेट ऐसे रखा है, इनके ऊपर चार्ज रहा होगा और इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है, इस पर कितना दिया है बच्चों, 2 सिग्मा। तो ऑब्वियसली दोनों का प्लेट एरिया एक ही रहा होगा, इस तरह से रखा हुआ है, जो भी रहा हो, बशर्ते यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा पहले वाले प्लेट की वजह से अवे होगा, सपोज E1, और दूसरे वाले प्लेट की वजह से दूसरे से अवे होगा, दूसरे से अवे मतलब लेफ्टवर्ड, ऐसे हो गया, इसको मैंने लिख दिया E2। बच्चों क्योंकि दूसरे वाले प्लेट पर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए दूसरा वाला जो इंटेंसिटी होगा ये ज़्यादा होगा। यहाँ पे नेट इंटेंसिटी इन दोनों इंटेंसिटीज के वेक्टर सम के बराबर होंगे, ना कि स्केलर सम। ध्यान रखिएगा, यहाँ के अंदर बेटा नेट इंटेंसिटी जो हमारे पास होगा वो होगा वेक्टर E1 प्लस ऑफ वेक्टर E2। ध्यान रखिए, जिन 2 वेक्टर का वेक्टर सम लेने जा रहे हैं उनके बीच में एंगल 180 डिग्री है। दैट मीन्स नेट इंटेंसिटी विल बी हियर E1 डिफरेंस E2, बड़ा माइनस छोटा कर लेना है, यहाँ E2 ज़्यादा होगा तो E2 माइनस क्या हो जाएगा E1। मेरे प्यारे बच्चों
किसी इनफाइनाइट चार्ज शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके वजह से यहां सिग्मा के जगह पर क्या होगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जनरली होता है, लेकिन इसके ऊपर सिग्मा के स्थान पर क्या है 2 सिग्मा। माइनस यहां के अंदर हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, इसके वजह से यहां पर तो सिग्मा ही है डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करेंगे बच्चों, इंटेंसिटी की नेट वैल्यू मुझे जो मिल जाएगी 2 सिग्मा माइनस सिग्मा, दैट मीन्स बच्चों सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और चॉइस वाइज अगर देखें तो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा बच्चों ऑप्शन ये। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों आप लोग। हाफ रिंग ऑफ रेडियस ए इज यूनिफॉर्मली चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। ओके ओके, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, यहाँ पर इस तरह से एक्सिस सिस्टम बना के दिया गया है और यहाँ पर एक रिंग के सेमी सर्कुलर रिंग बच्चों यहाँ के अंदर रखा गया है। इसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी का लैम्बडा है। पॉजिटिव की नेगेटिव मेंशन ना हो तो पॉजिटिव ही लेते हैं। जो भी चार्ज इसके ऊपर रहा होगा बच्चों वो यूनिफॉर्मली इस तरह से इसके पूरे लेंथ पर, पूरे सरकमफेरेंस पे जहाँ तक उपलब्ध होगा, अवेलेबल होगा, उसके ऊपर जाके चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमसे डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया होगा, कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो छुपा है उसको समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्स एक्सिस रहा, ये वाई एक्सिस रहा। इसके वजह से इंटेंसिटी, मैंने कहा था कोई सर्कुलर आर्क अगर हो तो बच्चों इस पूरे चार्ज को कंसंट्रेट होता हुआ आप बीचों बीच मानिएगा, जितना इधर से गए उतना इधर से यहाँ, और उसको उसके सेंटर से उसको बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन खींच दीजिएगा। और ये सेंटर पर नो डाउट ये जो पूरा एंगल यहाँ पर बन रहा है उसको बाइसेक्ट करने वाली अगर मैं लाइन खींचता हूँ तो यक्स के अलांग जाएगा। पूरे चार्ज को यहाँ कंसंट्रेट मैंने कहा था मान लीजिएगा, तो इसके वजह से यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा वो अवे होगा लाइक दिस। और इंटेंसिटी जो हमारे पास होगा वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो जो भी इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाइड बाई माइनस आई कैप, यानी कि जो यहाँ मुझे आंसर मिलना है समथिंग इंटू माइनस आई कैप मिलना है। और अगर बच्चों ऑप्शन में जाके देखोगे तो समथिंग इंटू माइनस आई कैप में 2 ऑप्शंस मैंने दिए हैं। तो यहाँ समथिंग में क्या होगा, ये होगा लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर और आर के जगह पर यहाँ पर दिया गया है ये। ओके, तो आर विल बी रिप्लेस्ड बाई ये इंटू साइन थीटा बाई 2। थीटा यहाँ कितना होगा, ये पूरा एंगल थीटा कहलाएगा 180। तो यहाँ पर बच्चों सब मिला जुला के बचेगा साइन 90। 180 बाई 2 मीन साइन 90 इंटू माइनस आई कैप, जब वेक्टर बनाने जाएंगे तब। साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। साइंस पढ़ने वाला हर छोटे से छोटा बच्चा इसको जानता होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये हो गया माइनस, यहाँ ले आइए और यहाँ आई कैप कर दीजिए। यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं माइनस आई कैप ऐसे ब्रैकेट में ही लिखा गया है, तो बाहर करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट चॉइस जो यहाँ मैचिंग वाला है बच्चों, साफ साफ दिख रहा है, दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके, तो यहाँ के लिए जो हमारे पास करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे, दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों कहा गया है चार्ज बॉडी हैज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई associated with it. Okay, the body is now placed inside a metallic container. The electric flux phi 1 outside of the container will be. That is quite easy. Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों स्टेटमेंट ये है कि कोई हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, किसी भी शेप का एक चार्ज बॉडी है बच्चों। इसके ऊपर चलो कुछ चार्ज रहा होगा, इसके ऊपर बच्चों कोई चार्ज रहा होगा। सपोज करिए इसके ऊपर चार्ज क्यू है। अच्छा, हैज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू एसोसिएटेड विथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब जो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे होंगे बच्चों, दैट इसी के काउंट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ से निकलने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है 5।
अब सवाल कह रहा है कि ये जो बॉडी है व्हाटएवर, ये जो बॉडी है बच्चों, इस बॉडी को ले जाकर के किसी मेटेलिक कंटेनर के अंदर रख दिया गया है। जरा एक बार पढ़ते हैं सवाल को फिर से। दिस बॉडी इज नाउ प्लेस्ड इनसाइड ए मेटेलिक कंटेनर। मेटेलिक कंटेनर जैसे प्रेशर कुकर हो गया, कोई भी बंद कंटेनर आप ले सकते हो, उसके अंदर बच्चों इस बॉडी को ले जाके रख दिया गया। ये मेरे पास एक मेटेलिक कंटेनर है, किसी भी शेप का हो। बच्चों जब इस बॉडी को, ये वाली बॉडी को इसके अंदर कहीं भी ले जाके रख दिया जाएगा तो पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज्ड हो गया। और मेटेलिक कंटेनर, मान लो ये इसका थिकनेस मैं दिखा देता हूं ऐसे, तो बच्चों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चलेंगे, जहां तक मेटल उपलब्ध है वहां तक एब्सेंट होंगे, जहां तक मेटल बच्चों उपलब्ध है वहां तक एब्सेंट होंगे, जहां तक मेटल उपलब्ध है अवेलेबल है वहां तक बच्चों एब्सेंट होंगे। तो कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे बाहर निकलेंगे? जितने इससे चले थे, जितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बच्चों इससे चले थे उतने ही तो मेटल से होकर बाहर निकलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कह रहा अब जो इससे बाहर हो रहा फ्लक्स वो φ1 है, तो φ1 और φ में क्या रिलेशन होगा? दैट इज क्वाइट इजी टू से। मेरे प्यारे बच्चों, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे एसोसिएट था वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इससे आउट होंगे। इट मीन्स बच्चों यहाँ के अंदर जो φ था और φ1 था ये दोनों इक्वल होंगे, और यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस मेरे पास होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है फिगर शोज अ हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। यहां पर बच्चों हेमीस्फेयर एक बना के दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 वी आर सॉल्विंग हियर। क्वेश्चन नंबर 9, एक हेमीस्फेरिकल बॉडी, स्फेयर का आधा हिस्सा बना के यहां दिया गया है। ये रहा कहीं इसका सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, इसके सेंटर से जस्ट अबव यहां पर ये डिस्टेंस y दिया और y को टेंड टू 0 दिया गया, मतलब स्फेयर के सेंटर के थोड़ा सा ऊपर कोई चार्ज यहां के अंदर रखा गया है। दिस चार्ज इज q। यहां समझाने के लिए तो मैंने इसकी ऊंचाई अच्छी खासी दिखा दी है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार y टेंड टू 0 कहने का मतलब 0 के लगभग बराबर है, लेकिन 0 नहीं है। जैसे मान लो 0.00001 मिलीमीटर हो जाए तो बहुत एकदम इसके सेंटर से सटा हुआ हल्का सा ऊपर है। तो बच्चों यहां पर क्योंकि सब मिला जुला के ये चार्ज तो इस हेमीस्फेयर से बाहर है, ये इसका फ्लैट वाला सरफेस रहा, एक कर्व वाला, तो यहां इससे जुड़ा हुआ जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इससे जुड़ा हुआ जो टोटल फ्लक्स होगा बच्चों वो 0 होगा। अब यहां पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये फ्लैट वाले सरफेस में एंट्री लेंगे, फ्लैट वाले सरफेस में एंट्री लेंगे, तो बच्चों यहां से ये क्या होंगे? यहां से एग्जिट होंगे, यहां से बच्चों ये एग्जिट होंगे, यहां से ऐसे निकल रहे होंगे, यहां से ऐसे निकल रहे होंगे, निकल रहे होंगे, निकल रहे होंगे। तो जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के इसके अंदर बच्चों एंट्री लेंगे फ्लैट सरफेस से, उतने यहां आउटर सरफेस से, कर्व वाले सरफेस से बाहर भी निकलेंगे। ठीक है, सवाल उठा अगर इसको मैं ऐसे एक इमेजिनरी हेमीस्फेयर और लगा दूं तो पूरा का पूरा स्फेयर बन जाएगा, और यहां पर तब टोटल फ्लक्स की वैल्यू गॉस के नियमानुसार Q/ε0 होगा। यहां पर बच्चों टोटल फ्लक्स की वैल्यू गॉस के नियम के अनुसार Q/ε0 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये आधा ही स्फेयर है, सपोज करिए पूरा इमेजिन करें, मैं पूछता पूरे स्फेयर से कितना, तो आप कहते Q/ε0। आधे स्फेयर से कितना, तो यहां से कितना निकलेगा बच्चों? ये वाला जो आउटगोइंग फ्लक्स है, आउटगोइंग, दिस विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई ε0 का हाफ। हाफ ही क्यों लिया? क्योंकि आधा तो ऊपर भी जाएगा ना, उधर भी तो जाएगा, ये सेंटर के बिल्कुल करीब है। और बच्चों यहां पर ये पॉजिटिव होगा, मैंने बताया था आउटवर्ड फ्लक्स को आप पॉजिटिव मानोगे, और उतना ही फ्लक्स इसके अंदर एंट्री ले रहा है। तो बच्चों यहां से जो इनवर्ड फ्लक्स इसके अंदर जो जा रहा है, इनवर्ड, मेरे प्यारे बच्चों उतना ही होगा Q/2ε0, लेकिन होगा क्या? निगेटिव। तो यहां कर्व सरफेस से पहले बताना है तो Q/2ε0, और फ्लैट सरफेस से बताएं तो -Q/2ε0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा दिस विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों कहा गया है अ गॉसियन सरफेस
in the figure is shown by dotted line. The electric field on the outer surface will be. यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की जब बात हो रही है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक गासियन स्फीयर या गासियन सरफेस बना के दिया गया है और यहाँ पर नो डाउट स्फेरिकल सरफेस देखने से लग रहा है। इसके अंदर दो चार्जेज हैं। यहाँ पर चार्ज मेरे पास जो है दैट इज Q1 और यहाँ पर जो चार्ज एक और रखा है मेरे प्यारे बच्चों ये है -Q1। यहाँ पर ये भी Q1 है, Q1 दोनों हैं और बाहर यहाँ पर कोई चार्ज है बेटा, दिस इज Q2। ऐसे हमसे कहा गया इसके सरफेस पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन से चार्ज की वजह से होगा। मेरे प्यारे बच्चों इंटेंसिटी कहीं पर भी निकालना होता है तो दैट इज ड्यू टू ऑल चार्जेस। यहाँ हम लोग क्या लगाते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसके वजह से कितना, इसके वजह से कितना, इसके वजह से कितना, और इन सब का क्या लेते हैं, वेक्टर सम लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इन सब का वेक्टर सम हम लेंगे और नो डाउट किसके वजह से इंटेंसिटी होगा सरफेस पर, तो मैं बता चुका हूँ यहाँ इंटेंसिटी जो होगा, फ्लक्स कैलकुलेट करिए या जो भी करिए, इंटेंसिटी का कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये इंटेंसिटी सबके वजह से होगा। तो बच्चों यहाँ के अंदर जो हमारे पास ऑप्शन आएगा दिस विल बी ऑप्शन, कौन सा हो गया बच्चों, सभी के वजह से, मतलब ऑप्शन डी। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे फ्लक्स निकालना होता बच्चों तो हम केवल और केवल Q1 और -Q1 को कंसीडर करते, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा सरफेस पर तो बच्चों जैसा कि सवाल में कहा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सभी चार्जेस को कंसीडर करेंगे, वहाँ फ्लक्स से कोई मतलब नहीं होगा, सभी चार्जेस की वजह से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाएगा। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हमारे पास आ जाएगा बच्चों ऑप्शन डी आ गया, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11वां प्रश्न आप सभी बच्चे देखें। कह रहा ये हालो मेटेलिक स्फीयर इज चार्ज इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर क्या हो रहा है, द पोटेंशियल इज 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइनाइट। बच्चों हालो मेटेलिक स्फीयर, वो भी मेटेलिक है, ध्यान रहे, हालो है और मेटेलिक है। तो हालो और मेटेलिक स्फीयर के अंदर बच्चों इंटेंसिटी तो 0 होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा बेटा वो सरफेस पोटेंशियल के बराबर होगा हर जगह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 बट पोटेंशियल की वैल्यू निश्चित होगी जो सरफेस पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पर पहले ऑप्शन में कह रहा है पोटेंशियल इज 0, पहले गलत बोल दिया तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। बी में कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बट पोटेंशियल इज फाइनाइट, दिस इज अ करेक्ट चॉइस। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर करेक्ट चॉइस जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होगा वो होगा ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों हमसे बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज -E लोकेटेड एट ए इन दी प्रेजेंस ऑफ ये पॉइंट चार्ज -Q लोकेटेड एट वो। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, हम लोग इसके सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चार्ज यहाँ पर कहीं पर बच्चों कोई पॉइंट वो है वहाँ पे कोई चार्ज के होने की बात सवाल कर रहा है और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू -Q है पॉइंट O पे। करा कोई इलेक्ट्रॉन है जिस पर चार्ज नो डाउट -E होगा, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, पॉइंट ए पर। कहीं पर बच्चों पॉइंट ए यहाँ मैं मान लेता हूँ, पॉइंट ए यहाँ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नो डाउट चार्ज की वैल्यू -E होगा। यहाँ पर बच्चों फिर कहा गया इज मूव्ड टू ए पॉइंट बी सच दैट ओ ए बी फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये जो इलेक्ट्रॉन था बच्चों ये से बी पॉइंट को ले जाया गया और इस प्रकार से ये मोशन कराया गया, इस प्रकार से ट्रांजिशन कराया गया कि बच्चों ओ ए बी जो बन रहा है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, ये कुछ ऐसे मूव कराया गया होगा, यहाँ कहीं सपोज करिए ऐसे लाया गया होगा, यहाँ पर ये कोई पॉइंट बच्चों बी होगा। इलेक्ट्रॉन को मूव करा के पॉइंट ए से पॉइंट बी को ले जाया गया और इस प्रकार से ये मोशन हुआ कि ओ ए बी ये क्या बन जाए, एक जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाए। तो वर्क डन की वैल्यू बच्चों ऐसे केस में जो होता है ना
होगा चार्ज जिसको हम मूव करा रहे हैं, यहां साइन कन्वेंशन सहित लिखना है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन माइनस ई चार्ज हो गया उसके ऊपर, इनटू पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट हमारे पास पॉइंट बी हुआ, माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। और ये जो VA और VB है ना बच्चों, ये किसके वजह से होंगे, जिसको मूव करा रहे हैं उसकी वजह से नहीं होंगे। ये जो पोटेंशियल है पॉइंट A और B पर, ये पोटेंशियल्स हैं ड्यू टू किसकी वजह से हैं बच्चों, अनदर चार्ज, एक्सटर्नल चार्ज। तो यहां पर बच्चों इसके वजह से यहां पर पोटेंशियल, इसके वजह से यहां पर पोटेंशियल। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा माइनस ई VB, यहां के ऊपर जितना पोटेंशियल इसके वजह से होगा यहां पर भी उतना ही पोटेंशियल होगा, इसलिए इसको सॉल्व करने की, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये पोटेंशियल का डिफरेंस 0 आ जाएगा, जितना पोटेंशियल इसके वजह से यहां उतना ही यहां, क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना है, जो डिस्टेंस यहां होगा वही यहां होगा। इसलिए बच्चों इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में, इस फिनोमिना में, इस ट्रांजिशन में जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। और इस प्रकार से जो हमारे पास करेक्ट सिलेक्शन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q located at center another charge is carried from A to B and A to C। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों। चलिए यहाँ इसको हम लोग एंजॉय करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों एक कोई हमारे पास स्फीयर है, ऐसे स्फीयर है या जो भी बॉडी रहा हो, सर्कल मान सकते हैं, रिंग मान सकते हैं। इसके सेंटर पर बच्चों एक कोई चार्ज है, दिस इज Q। ओके, और एक कोई पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है, ये पॉइंट ये है, और फिर डॉटेड लाइन से दिखाया गया है कि कोई चार्ज ये से B को लाया गया है, और फिर कोई चार्ज बच्चों ये से C को लाया गया, C पॉइंट यहाँ कहीं है। ऐसे हमसे कहा गया है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन रखे गए हैं और इसमें ये कंपेयर कराया गया है कि कौन से प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, 0 होगा। इस तरह से सवाल पूछे गए हैं। देखिए चार्ज जिसको मूव करा रहे हैं, कोई अदर चार्ज है, सपोज करिए वो चार्ज Q0 है जिसको हम मूव करा रहे हैं, उसको मूव कराया गया है A से B एंड देन फ्रॉम A टू C। बच्चों यहाँ पर जब A से B को हम मोशन कराएंगे चार्ज को, कौन सा चार्ज, मान लिया Q0 है, Q0 को बच्चों A से B को लेके जाएंगे तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पहले प्रोसेस में, A टू B के प्रोसेस में, वो हो जाएगा बेटा चार्ज जिसको हम मूव करा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट यहाँ हमारा B है, पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट। और ये जो पोटेंशियल्स हैं VA और VB ये होंगे ड्यू टू एक्सटर्नल चार्ज। जिसको मूव करा रहे हैं Q0 उसके पोटेंशियल को नहीं लिया जाएगा, एक्सटर्नल चार्ज जो यहाँ सेंटर पे बैठा है उसके पोटेंशियल को लिया जाएगा। अच्छा, इसी तरह से बच्चों अगर हम ये से C के प्रोसेस में देखें, चार्ज Q0 को ये से C को मूव कराया गया होगा तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ के अंदर बच्चों कितना आ जाएगा, A टू C जा रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा Q0 जिसको हम मूव करा रहे हैं इनटू पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट मींस पोटेंशियल एट पॉइंट C माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट मींस पोटेंशियल एट पॉइंट ये। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, ध्यान से सुनो। VA तो दोनों में कॉमन हो गया, दैट इज ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट A। अच्छा, VB और VC बच्चों ये चार्ज क्योंकि सेंटर पे है, ये जो VB और VC है ये पोटेंशियल है ड्यू टू चार्ज Q जो कि सेंटर पे लाई कर रहा है, तो इसके वजह से बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल और इसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, आप लोग बताओ क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि बच्चों ये सेंटर पे है तो सेंटर से सरफेस की दूरी रेडियस के बराबर होगी, तो इसके वजह से चाहे पॉइंट C पर देखूं या पॉइंट B पर देखूं तो पोटेंशियल सेम होगा। इसका मतलब VA और VB माफ करिएगा, इसका मतलब बच्चों हमारे पास VB और VC ये दोनों क्या होंगे, बराबर। VA तो कॉमन था ही दोनों में, केवल अंतर इसका दिख रहा था तो ये दोनों भी बराबर हो गए।
इट मीन्स बच्चों ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही बराबर हो जाएगा। इसका मतलब वर्क डन हमारे पास ए से बी के प्रोसेस में, वर्क डन ए से सी के प्रोसेस में, ये दोनों इक्वल होंगे और नॉन जीरो होंगे, क्योंकि बच्चों इसके वजह से यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसके वजह से यहां पोटेंशियल कम होगा, तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा नॉन जीरो होगा, इसका मतलब वर्क डन नॉन जीरो आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा, चलिए खोजते हैं एक एक करके। पहला ऑप्शन कह रहा है वर्क डन इन केस फर्स्ट, मतलब ए से बी के प्रोसेस में, इज ग्रेटर देन वर्क डन इन केस सेकेंड। नहीं सर, ये दोनों इक्वल होंगे। बी में बोला गया है वर्क डन इन केस सेकेंड इज ग्रेटर देन वर्क डन इन केस फर्स्ट। नहीं सर। सी में बोला गया है वर्क डन इन बोथ केसेज इज सेम बट नॉट जीरो। बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। तो करेक्ट चॉइस बच्चों यहां के लिए जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो होगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस in this particular question. Now let's enjoy question number next one. Now we have question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों हमसे बोला गया है 2 points P and Q are maintained at the potential 10 volt and -4 volt. Okay. The work done in moving 100 electrons from P to Q. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, सीखो, समझो, खूब आगे बढ़ो। जब किसी चार्ज को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव कराते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है बेटा वो होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कहा था यहाँ चार्ज की वैल्यू, वी फाइनल की वैल्यू, वी इनिशियल की वैल्यू प्रॉपर चिन्हों के साथ, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ आपको रखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, वर्क डन की जो वैल्यू यहाँ के अंदर होगा वो हमारे पास क्यू का मतलब यहाँ के अंदर बेटा वर्क डन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई जिसकी की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो 100 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए चार्ज माइनस में होगा। मैंने बताया था इस क्यू की वैल्यू साइन के साथ रखना है 100 टाइम्स ऑफ ई, और ई के जगह पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा। वी फाइनल के जगह पर बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है वो है क्यू, यानी वी पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू, इसको पॉइंट क्यू मान सकते हैं और बच्चों यहाँ पर इसको पॉइंट पी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट पी पर पोटेंशियल जो हमारे पास है वो 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, और क्यू पर -4 वोल्ट है, तो यहाँ -4 एंड माइनस वीपी की वैल्यू 10 दिया है, -14 आ जाएगा। सॉल्व करके बच्चों आंसर निकालना है, यहाँ माइनस माइनस -14 हो गया और ये मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाएगा, तो क्या बचा 1.6 इंटू 14 इंटू 100 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -17। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप सॉल्व करके जब आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 2.24 इंटू 10 की पावर -16 जूल। यही इसका आंसर आपको मिलेगा। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जाके अगर आप देखें तो ऑप्शन में आपको ऑप्शन बी मिलेगा। करेक्ट चॉइस वुड बी हियर ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों हमसे कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 एंड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कौन से पोजीशन में होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी होता बाई फार्मूला -P.E के बराबर आता है। इसको ओपन करते हैं बच्चों तो आ जाता -PE cos थीटा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बहुत कुछ यहाँ बता रहा है। अगर ये एंगल बाई दी वे 180 डिग्री हो जाएगा तो बच्चों cos 180 की वैल्यू -1 होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी +PE होगा जो कि मैक्सिमम आ जाएगा।
तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यू की वैल्यू मैक्सिमम हो बच्चों, इसके लिए ज़रूरी ये है कि यहाँ cos थीटा की वैल्यू -1 आ जाए। -1 आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होके +1 बन जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमाइज हो जाएगी। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमाइज करने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर -q और +q डाइपोल के इस प्रकार से लाई कर रहे हों तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसा कि आप पढ़ते हो फिजिक्स में निगेटिव टू पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बच्चों ऐसे अगर हो, इन दोनों में अगर 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आएगा। याद करिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन यहाँ पर बन रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह से अगर ऑप्शन में जाकर मैं देखता हूं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कौन से ओरिएंटेशन में आएगा, पी मैक्स बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा P इंटू ई के बराबर यू मैक्स। यू मैक्स की वैल्यू P इंटू ई के बराबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ऑप्शन यहाँ करेक्टली मैच कर रहा है, वो है ऑप्शन ये। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।